ये भी पता चलता है। ये पॉइंट मैं सोच रहा था कि कोई बोलेगा, अच्छी बात है, ये पॉइंट भी है, होता है, ठीक है। चलो ठीक है, माइक माइक अपने म्यूट करो, बाकी लोग जितने भी हैं सभी लोग माइक म्यूट करके रखेंगे प्लीज़। तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा पिंग कमांड का, आप लोगों ने से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर करा, सही करा आंसर। इसमें एक चीज़ और देखना है, पिंग जब google.com हम करते हैं तो इन जो भी डिटेल्स जो आते हैं इसमें, एक तो आपको आईपी एड्रेस मिल जाती है पिंग जब आप करते हो। एक तो पिंग करने से सीधा सीधा है कि एक डिवाइस जो नेटवर्क में है वो कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है आपसे, वो पता चलता है। डिवाइस अगर अगर लैन में है तो उसकी ये, अगर आपका कोई डिवाइस नेटवर्क में लैन में कोई है, लैन नेटवर्क में, तो पता चल, अगर आपको रिस्पॉन्ड आ रहा है उस डिवाइस से, इसका मतलब पता चलता है कि आप उस डिवाइस से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और डिवाइस आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा है, अगर वो भी पिंग कर पा रहा है, ठीक है। ये चीज़ पहले पता चलती है। वैन में अगर वाइड एरिया नेटवर्क में, यानी इंटरनेट पे हैं आप, अगर आप, और फिर अगर आप किसी होस्ट को, डोमेन को, आईपी को पिंग करते हैं, किसी इंटरनेट आईपी को या डोमेन को, और वहाँ से अगर रिस्पॉन्स आता है तो यानी वो जो आईपी है या डोमेन है वो लाइव है, लाइव मतलब चल रहा है, अप है, रनिंग है कंडीशन में। पहला तो ये मिल जाता है। दूसरा, हमें होस्ट की आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6 मिल जाती है। कभी कभी वर्जन 6 मिलेगा तो आपको -4 लगा के करोगे तो IP4 भी मिल जाएगा, तो ये आईपी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइम, ये जो टाइम मिल रहा है आपको 27 मिली सेकेंड, 26 मिली सेकेंड, 32 मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड, और एवरेज ये टाइम जो है वो राउंड ट्रिप टाइम जो होता है वो राउंड ट्रिप टाइम मिल जाता है। लास्ट में एवरेज आपको मिल जाएगा 27 मिली सेकेंड एंड मैक्सिमम 32 मिली सेकेंड का राउंड ट्रिप टाइम मिल जाएगा। उसके बाद आपको टीटीएल वैल्यू मिल जाती है बेसिकली, कि कितनी टीटीएल वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस केस में 59 टीटीएल वैल्यू प्रेजेंट है, क्योंकि ये पिंग है, पिंग कमांड है। एंड दिस इज पैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितने पैकेट भेजे गए थे। 4 पैकेट भेजे गए थे सिंपली, चारों का राउंड ट्रिप टाइम भी यहाँ पे दिख रहा है, टीटीएल वैल्यू भी दिख रही है। कितने पैकेट जो हैं वो सक्सेसफुली सर्वर तक रिसीव हो गए, मतलब सर्वर तक जाके और फिर वापस से क्लाइंट के पास रिसीव हो गए। ये रिसीव का मतलब यही होता है। रिसीव का मतलब ये नहीं होता है कि सर्वर के पास जाके और रुक गए वहीं पे। रिसीव का मतलब होता है सर्वर के पास जाके प्रोब करके और वापस क्लाइंट के पास आ गए, राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है। तो ये 4 के 4 पैकेट ने कर दिया ये काम। कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ, डिस्कार्ड नहीं हुआ, रास्ते में भटका नहीं रास्ता, वो आ गया वापस, तो ये हो गया। और ये तो खैर आपको राउंड ट्रिप है। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। 1 2 TTL 3 हो गई आपकी, उसके बाद राउंड ट्रिप टाइम 4 हो गया, पैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन 5, ऑलमोस्ट 5 इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। दैट्स इट। उसी तरह ट्रेस आरटी कमांड चलाते हो आप, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखना। मे बी समवन कैन आस्क यू, मे बी कहीं कोई एग्जाम में भी आ जाए, लाइक कितनी किस तरह की इन्फॉर्मेशन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, तो उस जिसमें मल्टी आंसर्स, एक से ज़्यादा आंसर आप कर पाते हो, उन सब चीज़ों में ऐसे क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है। कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रहेंगे आपके पास और कुछ ये सारे ऑप्शंस रहेंगे जो एक्चुअल ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आपको देना उसका, जब आप ट्रेस आरटी करते हो google.com को विंडोज़ में, तो ऑब्वियसली ICMP प्रोटोकॉल पे काम कर रहा होता है, ICMP का यूज़ कर रहा होता है, वहाँ पे आपको IP प्रोवाइड करता है और मैक्सिमम हॉप्स कितने ये आपको डिफाइन करता है वो आपको प्रोवाइड करता है। और उसके बाद हर एक जो राउटर है जिसकी IP ये प्रोब कर पाता है वो IP आपको प्रोवाइड करता है। और जो 3 पैकेट्स जाते हैं उन तीनों पैकेट के जो बेसिकली ये जो आपको टाइमिंग ये जो दिख रही है, ये टाइमिंग कौन सी टाइमिंग होती है, ये टाइमिंग कौन सी टाइमिंग होती है, एनीवन? राउंड ट्रिप टाइमिंग होती है। तो जवाब तो इतना, ये तो नॉर्मल सा पूछा, कुछ ऐसा तो सारी सेम चीज़ है। राउंड ट्रिप टाइम जो है वो बताता है हर पैकेट का, जो 3 पैकेट है, तीन पैकेट का। स्टार 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 यहाँ पे लगा है, अगर किसी 2 पैकेट का स्टार लगा और अगर तीसरा पैकेट प्रोब कर पाया तो यहाँ रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं आता है, यहाँ पे उसकी IP आ जाएगी क्योंकि वो प्रोब कर चुका होगा। लेकिन अगर तीनों में स्टार आ गए तो यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा, यानी कि इस तीनों पैकेट ने ट्राई तो किया प्रोब करने का, बट वहाँ पे जो राउटर है उसने रिस्पॉन्स जो है नहीं दिया। कुछ भी नहीं देने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क कंजेशन हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, राउटर उस टाइम पे ऑफलाइन हो सकता है, या किसी भी तरीके से वो रिप्लाई नहीं दे रहा है, या फिर ICMP पैकेट को ब्लॉक कर रहा है, या फिर कोई फायरवॉल जो है वो रिक्वेस्ट को फिल्टर आउट कर रहा है या रोक रहा है। किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है, या कुछ राउटर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स में इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है।
तो ये दोनों चीज़ें पिंग और ट्रेस रूट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड्स होते हैं एंड इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ केसेस है इन रियल लाइफ सिनेरियो। जब आप नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स वगैरह करते हो, लाइक किसी कंपनी के आप कंपनी में हो, कहीं अगर आप प्लेस्ड हो एंड नेटवर्क एडमिन वगैरह हो, तो आपको इन्हीं सब के साथ खेलना है दिन रात। आपको यही सब चीज़ें जो है आपको दिन रात कमांड्स चलाने हैं, इनको ही पढ़ना है, इनको ही समझना है, सीखना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, नाउ इन सब के बाद ये तो चलो एक तो छोटा सा Q&A था। अब जो है मेन जो है हम करने वाले हैं, जो टॉपिक अभी जो जानने वाले हैं, उसके लिए आपको नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। नोट्स मतलब आपको टाइप करना, आपको लिखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। बिना लिखे आपको समझ में आएगा भी नहीं और आपका फिर वो छूट जाएगा, फिर आप बोलोगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया। तो अभी मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा उन सबको आपको लिखना है, यू हैव टू राइट इट डाउन। थियरी पार्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज ठीक है, दिस इज नोन एज आजा भाई HTTP। ठीक है, HTTP के बारे में हमको पढ़ना था एंड हमने लास्ट सेशन में भी HTTP हेडर्स के बारे में थोड़ा सा जाना था, समझा था। HTTP हेडर्स में हमने जो रिक्वेस्ट हेडर और रिस्पॉन्स हेडर है उसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने हमने जब हेडर्स के बारे में पढ़ा था उस टाइम में ही हमें एक टर्म का पता चला था, वो टर्म था गेट, एंड एक और टर्म था पोस्ट। इस तरह के कुछ टर्म्स थे। लेट ज्वाइन करते हैं बहुत यार। कौन ज्वाइन कर रहा है? रुद्र प्रताप दलेई। ठीक है, चलो हो गया। तो गेट एंड पोस्ट के बारे में हमने पढ़ा था एंड गेट एंड पोस्ट के बारे में जाना था कि क्या होते हैं ये। तो मैंने बोला था आपको कि HTTP मेथड्स होते हैं एंड एक्चुअली में गेट एंड पोस्ट के अलावा भी और भी मेथड्स होते हैं, और भी जो जो यूज में आते हैं। बेसिकली क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, वो सब हम जानेंगे। बट आपको लिखना होगा, आपको इस चीज़ को अपने कॉपी में राइट इट डाउन करना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ ओपन योर नोटबुक, एवरीबॉडी ओपन योर नोटबुक, कॉपी पेन और जो भी है वो सब ओपन कर लो, जल्दी से फटाफट कर लो। ठीक है, चलो पहले हम बात करते हैं गेट मेथड के बारे में। व्हाट इज गेट? ठीक है, आपको कल दिखाया था मैंने एक रिक्वेस्ट हेडर जो था, उसमें जो रिक्वेस्ट हेडर था आपने देखा होगा, वहाँ पे मोस्टली जो है वो गेट रिक्वेस्ट आपने देखा होगा। एक गेट लिखा हुआ था, उसके बाद एक URL था, उसके बाद HTTP का वर्जन था, ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो व्हाट दिस गेट इज एक्चुअली, सो राइट इट डाउन। द गेट मेथड the get method is used to retrieve the resources. The get method is used to retrieve the resources. ठीक है, रिसोर्सेज को रिट्राइव करने के लिए गेट का यूज किया जाता है। इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड to send the parameters to the requested resource. It can be also used to send the parameters to the requested resources या resource in the URL.
इन द URL। यहाँ पे सेंड द पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा ना, सेंड द पैरामीटर किसी भी तरह का पैरामीटर, जैसे नेम इज इक्वल टू फाइल इज इक्वल टू XYZ, ऐसे करके जो भी ये पैरामीटर होता है, P इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, ये पैरामीटर्स हो जाते हैं URL में जो आपको दिखते हैं। तो ये पैरामीटर्स को भेजने के लिए जो भी रिसोर्स को वो रिक्वेस्ट करना चाहता है, तो ये पैरामीटर्स भी भेजता है। गेट के थ्रू हम पैरामीटर्स भी भेजते हैं सॉरी अलग अलग पैरामीटर्स वी सेट इन द URL। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, नाउ this enable us this enable us this enable us to bookmark a URL for reuse for reuse for reuse for reuse ठीक है। तो ऑब्वियसली जब वो पैरामीटर्स पास होते हैं ऑब्वियसली, तो हम URLs को सिंपली बुकमार्क भी कर सकते हैं। तो जनरली ये तो एक नॉर्मल सी चीज फंक्शनलिटी है, बट इसको गेट से हमने जोड़ दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो दिस enables users to bookmark a URL for the reuse। ठीक है, URLs are जो ऑनलाइन, मतलब जो नोटपैड या वर्डपैड या ऐसे कोई उसमें लैपटॉप पे टाइप वगैरह कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैट में भेजते रहिएगा ताकि दूसरों को थोड़ा सा इजी हो जाए और कुछ उठे तो। URLs are displayed on screen URLs are displayed on screen, तो सबको पता होगा, and are logged मतलब लॉग्ड होना, बैकअप जो बोलते हो, लॉग्ड in various places such as browser history and web servers access log web servers access log ठीक है। URLs are displayed on screen and are logged in various places। लॉग्ड इन वेरियस प्लेसेस में बोल रहा हूँ, लॉग्ड अलग है, इन अलग है। ये लॉगिन वाला लॉग्ड इन नहीं है, लॉग्ड का मतलब वही बैकअप वाला लॉग है। URLs are displayed on screen and are logged in various places such as browser history or web servers access log। They are also transmitted in the referrer header। आपको कल बताया था ना, एक रेफरर हेडर होता है रिक्वेस्ट हेडर में, जो हमारा रिक्वेस्ट हेडर था HTTP का, उसमें एक रेफरर था, जहाँ पे एक होस्ट का, जहाँ पे एक मतलब वेबसाइट थी, एक वेबसाइट का एड्रेस था, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड इन द रेफरर हेडर टू अदर साइट्स व्हेन एक्सटर्नल लिंक्स आर फॉलोड। They are also transmitted in the referrer header to the other sites। मतलब दूसरे साइट्स के लिए रेफरर हेडर में
ट्रांसमिट किए जाते हैं ताकि उनको पता चल सके कि ये कहाँ से ओरिजिनेट, ये जो यूआरएल है कौन सी यूआरएल का ये रिसोर्स फेच हो रहा है, कौन सी यूआरएल से फेच हो रहा है, ये डिटेल पता चल रहा है. They are also transmitted in the referrer header to other sites when the external links are followed. When the external links are followed. That is why the URL query strings, query strings वही हो गया जो URL आपका हो जाता है बेसिकली, should not be used to transmit any sensitive information. तो ये तो ऑब्वियस है कि URL में कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए. ठीक है, कई बार कई ऐसी वेबसाइट्स, कई ऐसे बग्स होते हैं, कई ऐसा जहाँ पे तुमको URL में कुछ सबमिट करोगे, कोई भी डिटेल सबमिट करोगे यूजर ने पासवर्ड, तो वो URL में दिख जाते हैं, वहाँ पे शो होते हैं. तो दैट शुड नॉट हैपन, दैट इज अ वल्नरेबिलिटी, वो नहीं होना चाहिए. फॉर दिस रीजन द URL क्वेरी स्ट्रिंग्स शुड नॉट यूज टू ट्रांसमिट एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये था. नाउ 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 ये तो हमारा गेट था. अब जानते हैं पोस्ट के बारे में कि व्हाट पोस्ट एक्चुअली इज. पोस्ट इज अ वेरी मच यूजफुल थिंग, वेरी मच यूजफुल बेसिकली HTTP मेथड. एंड काफ़ी साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी इसका रोल है, बहुत बहुत भयानक रोल है इसका. जितने भी बेसिकली अभी बताऊंगा मैं आपको, API इंटरेक्शंस वगैरह होते हैं वो पोस्ट के थ्रू ही होते हैं. बाकी ये लिखो पहले एक बार. द पोस्ट मेथड is used to perform actions. The post methods are used, or post method is used to perform actions. कोई भी एक्शन लेना हो ना तो पोस्ट मेथड का यूज करते हैं, किसी भी तरह का एक्शन लेना हो. ठीक है, now लिखो with this method रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, मतलब जो भी रिसोर्सेज या जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से, जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से, with this method the request parameters can be sent both in the URL query string and in the body of message. इसका ये फायदा होता है. फायदा क्या होता है पोस्ट में, कि जो रिक्वेस्ट पैरामीटर्स है या रिक्वेस्ट, जो भी रिसोर्स रिक्वेस्ट आप कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसको आप URL के क्वेरी स्ट्रिंग्स में भी बेसिकली पुट कर सकते हो, उसके थ्रू भी भेज सकते हो रिक्वेस्ट पैरामीटर्स को, या तो बॉडी ऑफ मैसेज के थ्रू भी भेज सकते हो. जो आपका मैसेज है उसके बॉडी के अंदर भी वो रिक्वेस्ट डाल के भेज सकते हो. ठीक है, रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, एक सेकेंड. रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, ठीक है, ये पोस्ट में होता है. स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस, ठीक है. रिक्वेस्ट पैरामीटर्स को हम URL क्वेरी स्ट्रिंग में भी भेज सकते हैं और बॉडी ऑफ द मैसेज में भी भेज सकते हैं. दिस इज द बेनिफिट ऑफ द पोस्ट. ठीक है, चलो इसको लिखो. बिकॉज the post method is designed for performing actions because post method is designed
to perform actions, is designed to perform actions. If a user clicks the browser's back button, if a user clicks the browser's back button, if a user clicks the browser's back button, if a user clicks the browser back button to return to the page that was accessed using this method, मतलब अगर आपने कोई एक वेब पेज एक्सेस किया, चलो पहले लिख लो, because the post method is designed for the performing actions. If a user clicks the browser's back button to return to the page that was accessed using this method, the browser does not automatically reissue the request. The browser does not automatically reissue the request. The browser does not automatically reissue the request. किसी ने कुछ टाइप किया क्या? चलो, शशांक पांडे इज राइटिंग, गुड गुड गुड. चलो, अच्छा है आप लोग यहाँ पे सेंड कर रहे हो तो बाकी लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस वजह से, ठीक है? ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब मैं बोल दूँ और पता चले कुछ देर के बाद किसी का छूट गया ऐसे, तो फिर वापस से सब कुछ रिपीट करना पड़ जाएगा. इसलिए मैंने बोला आप में से कोई एक कर लो, ठीक है? ठीक है, ये लिख लिया. बिकॉज द पोस्ट मेथड इज डिजाइन फॉर द परफॉर्मिंग एक्शंस. इफ अ यूजर क्लिक्स द ब्राउजर बैक बटन टू रिटर्न टू अ पेज दैट वाज एक्सेस यूजिंग दिस मेथड, the browser does not automatically reissue the request. Instead, it gives you a warning. Instead, it gives you a warning. It gives you a warning. It gives you a warning. ठीक है, और किस टाइप का वार्निंग होता है आपने नोटिस किया होगा, आप में से काफ़ी लोगों ने शायद नोटिस किया होगा. अगर नहीं नोटिस किया तो अभी आप वार्निंग को देख के समझ जाओगे, ठीक है? जैसे कि आपने ये देखा होगा, कई बार आप जब बैक बटन वगैरह प्रेस करते हो किसी वेबसाइट पे जाके, तो आपको इस तरह का कुछ वार्निंग आता हो, इस तरह का कुछ पेज आता होगा. टू डिस्प्ले दिस पेज, फायरफॉक्स या क्रोम मस्ट सेंड द इन्फॉर्मेशन दैट विल रिपीट एनी एक्शन सच एज सर्च और ऑर्डर कंफर्मेशन दैट वाज परफॉर्म्ड अर्लियर. इस तरह का आपको रीसेंट का आता होगा या फिर कैंसिल का आता होगा. कई बार आप जब बैक करते होगे किसी ऐसी वेबसाइट पे जो बहुत सिक्योरली काम करता है या पोस्ट मेथड को यूज़ कर रहा होता है बिहाइंड द सीन, वो वेब पेज कर रहा होता है, तो आपको इस तरह का कुछ मिलता है. आप में से किसी को मिला है क्या इस तरह का कुछ मिलता है? कई बार आता है इस तरह का. एनीवन हियर जिसको मिला हो इस टाइप का कुछ? अच्छा, मिला है, काफ़ी लोगों को मिला है ना. हाँ जी, हाँ जी, बैंकिंग में भी होता है, बिल्कुल सही. जो भी सिक्योर वेबसाइट्स या जो भी हैं उन सब में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये इसकी वजह से ही होता है बिकॉज वहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ हो रहा होता है. एंड क्योंकि पोस्ट मेथड जो है वो एक्शन परफॉर्म के लिए सिर्फ यूज़ होता है, तो जैसे आप बैक करोगे तो ये उसका काम नहीं होता है, तो ये आपको वार्निंग देता है, ठीक है? तो वार्निंग क्यों देता है? दिस गिव्स यू वार्निंग टू प्रिवेंट यूजर्स to perform an action more than once. To perform an user to prevent the users for performing an action more than once. ठीक है, इसलिए ये ऐसा होता है ताकि यूजर्स जो है एक एक्शन है
वो एक बार ही करे, एक बार से ज़्यादा बार नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर, एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म आप मान सकते हो छोटा सा, इसके लिए यूज़ होता है। तो ये पोस्ट के कारण, पोस्ट मेथड के कारण यूज़ होता है, जो यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। चलो, ये तो था हमारा पोस्ट मेथड, सिंपल सा। नाउ गेट एंड पोस्ट के अलावा देयर आर सम अदर HTTP मेथड्स ऑल्सो दैट अभी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होंगे वो, लाइक उतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, बट आपको हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ जाए इन HTTP मेथड्स का, इन बग बाउंटीज वगैरह, ठीक है। जैसे कि एक होता है हेड, ठीक है, एक होता है आपका पुट, एक ऑप्शन भी होता है, ऑप्शंस भी होता है, एक आपका ट्रेस भी होता है, ठीक है। इस तरह से और भी होता है, तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो है वो हम थोड़ा बहुत जान लेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो मैं हेड के बारे में ही थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा, हेड के बारे में तो प्लीज़ राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। हेड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू गेट, head is exactly similar to get. Head HTTP method is exactly similar to get, except similar तो है, लेकिन क्या चीज डिफरेंस है इसमें, except the server should not return the message body in its response. get में क्या होता है, सर्वर का मैसेज बॉडी जो होता है, जिसमें कि वो अपना रिस्पॉन्स भेजता है, वो आपको भेजेगा, ठीक है। ये होता है, हेड में ऐसा नहीं होता है, हेड के साथ ऐसा नहीं है। तो हेड इज सिमिलर टू गेट, बट इन दिस द सर्वर शुड नॉट रिटर्न अ मैसेज बॉडी इन इट्स रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में मैसेज बॉडी नहीं होगा इसमें, ठीक है, ओके। नाउ द सर्वर शुड, लिखो इसमें, द सर्वर शुड return the same headers, the server should return the same headers that it would have returned to the corresponding GET request. The server should return the same headers that it would have returned to the corresponding GET request. ठीक है, जो गेट रिक्वेस्ट का हेडर ये रिटर्न कर रहा है सर्वर, बेसिकली सेम वही इसको रिटर्न करना है इसमें भी। हेंस दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू चेक, this method can be used to check whether a resource is present, before making a GET request for it. Whether a resource is present before making a GET request for it. इसका मतलब समझ में आया आपको, मतलब कि गेट रिक्वेस्ट जब आप करते हो ना गाइस, तो गेट रिक्वेस्ट में आपको सर्वर का रिस्पॉन्स, मैसेज बॉडी सब आता है, बट आप जब हेड रिक्वेस्ट करोगे बेसिकली हेड मेथड से, तो उस समय आपको मैसेज बॉडी नहीं आएगा, बस सर्वर का रिस्पॉन्स आएगा। और उसमें हेडर, सर्वर का जो रिस्पॉन्स हेडर होता है ना, जो जनरली जो गेट के केस में आपको मिलता है, जैसे 200 ओके वाला, उस टाइप का ही रिस्पॉन्स हेडर मिलेगा। तो अगर आपने हेड मेथड का यूज करके रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी सर्वर से, तो पहले ये मतलब बोला जाता है, ऐसा सही एक तरीका है आपको, हालांकि इस तरीकों को ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं। तरीका है कि पहले आप हेड मेथड से उस रिक्वेस्ट को करो और देख लो आपको रिस्पॉन्स में 200 ओके आ रहा है, यानी कि वो कोई एक फाइल या रिसोर्स अवेलेबल है, तो फिर आप गेट वाला करो, ताकि आपको उसका मैसेज बॉडी भी मिल जाए, यानी कि आपको मैसेज बॉडी में, या जो उसका रिसोर्स है वो क्या एक्चुअली में उसका बॉडी है, उसमें मैसेज क्या है, वो सब आपको रिट्राइव हो जाए। बस यही सा काम है, इसलिए मैंने बोला था ये बस नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कोई ऐसा कुछ खास प्राइमरली यूज नहीं है हेड का। नाउ
प्राइमरली यूज में हेड का तो कुछ नहीं है, लेकिन ट्रेस का थोड़ा डिफरेंट काम है। ट्रेस क्या है पहले वो देख लेते एक बार। ट्रेस, द ट्रेस HTTP मेथड is used for diagnostic purpose. Diagnostic purpose. ट्रेस भैया जो है हमारे वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है। ऐसा कैसे, मतलब किस तरीके से? द सर्वर शुड द सर्वर शुड रिटर्न the server should return exact contents of the requested message it received. The server should return exact content of the request message it received in its response body. In its response body. देखो जनरली, मतलब ये जनरल एक चीज़ है कि जो सर्वर होता है ना, जो सर्वर हमारा होता है उसको उतना ही कंटेंट रिस्पॉन्स में देना है जितना उससे रिक्वेस्ट किया गया। मतलब आप अगर सर्वर से ABC रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सर्वर आपको रिस्पॉन्स में भी ABC ही देगा, मतलब जितना मांगा उतना दिया। तो फिर आप सोचोगे तो फिर ये तो काम ही है, मतलब ऐसे ही होता है। तो फिर इसमें ये ट्रेस का क्या काम, मतलब इसमें क्या ये डायग्नोस्टिक क्या कर रहा है? डायग्नोस्टिक ये होता है कि दिस कैन बी यूज्ड लिखो, दिस कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द this can be used to detect the effect of any proxy servers between the client and server, between the client and server that may manipulate the request. समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा चीज़ है। मैं इसलिए एक एक लाइन समझा रहा हूँ आपको, एक एक लाइन एकदम बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही आपको शायद समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ होगा नहीं। ट्रेस का मतलब, ट्रेस जो आपका HTTP मेथड है, ये सब का बहुत यूज़ आता है गाइस। जब आप बग बाउंटीज वगैरह करोगे ना तो आपको उस समय इसका बेनिफिट पता चलेगा, मतलब यू विल अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ दिस टॉपिक्स, दिस थिंग्स। जब आपको सामने दिखेगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी सामने, या कभी कभी आपको रिक्वेस्ट में ये मेथड मिल जाएगा, वो मेथड मिल जाएगा, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि अरे यार हाँ यार ये मेथड तो ये काम करता है, तो ये ट्राई करके देखते हैं, वो ट्राई करके देखते हैं। तो यही ट्रायल एंड ट्रायल जो होता है ना, हिट एंड ट्रायल जो मेथड होता है, बग बाउंटी में आपको सक्सेसफुल बनाता है, ठीक है। बग बाउंटी में कोई पैदा नहीं होता सक्सेस लेके, उसमें आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो ये क्या करता है, ट्रेस बेसिकली डिटेक्ट करता है कि भैया जो क्लाइंट सर्वर के बीच बात हो रही है वो क्लाइंट सर्वर के ही तो बीच बात हो रही है ना, उन्हीं के बीच में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रहा है ना, कोई तीसरा तो नहीं आ रहा है ना, कोई तीसरा बीच में तो प्रॉक्सी सर्वर नहीं है जो रिक्वेस्ट क्लाइंट ने भेजा उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया प्रॉक्सी सर्वर ने और फिर सर्वर को भेज के और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें भी गाइज ऑथेंटिकेशन और ये सब चीज़ का फंडा है कि लाइक ऐसे कैसे मैनिपुलेट कर देगा, इंटीग्रिटी मतलब CIA को वायलेट करेगा, तो बाईपास करते हैं वो लोग, मतलब दिस इज अटैक मैकेनिज्म।
तो फिलहाल हम उतना अभी डीप नहीं जा रहे हैं, ठीक है, जब टाइम आएगा तो जाएंगे उस पर भी। तो इस तरीके से ये ट्रेस काम करता है उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए। कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हुई है रिक्वेस्ट के बीच में, सर्वर को जितना रिक्वेस्ट किया गया उतना ही तो भेज रहा है ना, दैट्स इट। उसी तरह का एक है हमारा भैया ऑप्शन, उसी तरह का एक हमारा ऑप्शन भैया है, ठीक है। ये ऑप्शन भैया क्या करते हैं, आप लिखिए ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस है मतलब ऑप्शंस, ये ऑप्शन ऑप्शंस मत ऑप्शंस पढ़ना। ऑप्शंस क्या करते हैं, ऑप्शंस आस्क द सर्वर, ऑप्शंस आस्क द सर्वर to report the HTTP methods that are available for a particular resource। बस इसका ही काम, ठीक है। ऑप्शंस आस्क द सर्वर, सर्वर से ये पूछता है कि कितने HTTP मेथड अभी अवेलेबल हैं, जो रिक्वेस्ट रिसोर्स रिक्वेस्ट हो रही है उसके लिए कितने HTTP मेथड्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली ऑप्शन से आप ये चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शंस वाले जो HTTP मेथड है उसके थ्रू। ऑप्शंस फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आस्क द सर्वर टू रिपोर्ट द HTTP मेथड्स दैट आर अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर रिसोर्स। द सर्वर, जब ये सर्वर से पूछेगा तो सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करेगा। द सर्वर रिस्पॉन्ड, सॉरी ये मैं थोड़ा अलग टाइप से लिख दिया, सर्वर रिस्पॉन्ड containing an allow header, allow header, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है allow header के साथ, एक allow header होता है उसके साथ करता है, which lists the available methods। allow header के अंदर में ही सारे available methods होते हैं, available methods जो होते हैं HTTP के, जो आपने अभी ऊपर सब पढ़े ना, head, trace या गेट या पोस्ट या जो भी है, जो अवेलेबल मेथड्स हैं इस पर्टिकुलर, हर पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए अवेलेबल मेथड्स होते हैं HTTP मेथड्स। हर मेथड हर रिसोर्स के लिए यूज नहीं होता है, कई जगह गेट यूज होगा, कई जगह पोस्ट यूज होगा, कई जगह गेट पोस्ट हेड सब यूज होगा, सारे अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शंस वाला जो मेथड है ये आपको लिस्ट बता देता है। कोई रिक्वेस्ट है उसमें अगर आप ऑप्शन लगा के करोगे तो आपको अलाउ हेडर आएगा रिस्पॉन्स में, और वहां पे आपको अवेलेबल HTTP मेथड्स जो है वो दिखा दिए जाएंगे जनरली, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन का काम। कई बार देखो, कई बार नहीं भी दिखाएगा, कई बार आपके पास, कई बार ये रिस्पॉन्स में कई बार आपको नहीं भी शो करता है, कई बार कुछ प्रॉब्लम एरर्स की वजह से या किसी भी रीजन से नहीं भी दिखा सकता है, बट मैक्सिमम दिखाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट वन एक और है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये थोड़ा सा आप इसको समझ लेना, मतलब इजी है, काम आता है कई बार। पुट पुट, ठीक है, पुट का यूज भी बग बाउंटीज में खतरनाक तरीके से किया जाता है, ठीक है, खतरनाक तरीके से यूज होता है। तो पुट का मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, पुट इज यूज्ड टू, पुट इज यूज्ड टू upload, put is used to upload the specified resource to the server, upload specified resource to सर्वर। मतलब पुट का क्या काम है कि एक स्पेसिफाइड रिसोर्स को सर्वर पे अपलोड करने की कोशिश करना, ट्राई करना, ठीक है। यूजिंग, कैसे, यूजिंग द कंटेंट, यूजिंग द कंटेंट present in the body of the request, in the body of the request। रिक्वेस्ट के बॉडी में जो कंटेंट प्रोवाइड होता है, कंटेंट होता है,
उसका यूज करके ये स्पेसिफाइड रिसोर्स को सर्वर में अपलोड करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है। ठीक है, अगर किसी सर्वर पे लेट सपोज, हालांकि ये मैक्सिमम सर्वर्स पे पुट जो मेथड है वो डिसेबल्ड होगा, आपको जल्दी इनेबल नहीं मिलेगा। बट इफ यू फाउंड this method enabled on a server, if you found this method enabled on a server, देखो इसको आप बग बाउंटी में जब कंसेप्ट आपको पता होगा तो आपको कंसेप्ट को आप उसको प्रैक्टिकल से कनेक्ट कर सकते हो और दिमाग में लगा सकते हो। लाइक आप बग बाउंटीज करते हो तो आप अब ऐसा खोज सकते हो कि यार कोई ऐसी रिक्वेस्ट खोजूं मैं, ऐसे कोई एक ऐसा वेबसाइट खोजूं, एक ऐसी कोई बग बाउंटी प्लेटफॉर्म, सॉरी बग बाउंटी स्कोप खोज के निकालूं, या किसी कंपनी जो ऐसा कंपनी का यूआरएल निकालूं जिस पे मैं हंट करूं, उसमें कोई एक स्पेसिफाइड पेज पे, रिक्वेस्ट पेज पे, जो भी एक पेज होता है जहाँ पे आप रिसोर्स एक्सेस करते हो, उसको मैं आपको पता ही होगा बर्ब सूट में जो आपका रिस्पॉन्स वाला होता है टैब, जो बेसिकली जिसको कि आप रिपीटर बोलते हो, रिपीटर में जहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तो रिपीटर वाले पे भेज के उस पर्टिकुलर हेडर को, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हेडर को, या पर्टिकुलर उस रिक्वेस्ट को फिर आप उसमें गेट के जगह पे पुट लगा के देख सकते हो। पुट लगा के देखो, अगर आपको रिस्पॉन्स में इनेबल्ड मिलेगा तो आप एक स्पेसिफिक किसी भी तरह का अपलोड सक्सेसफुली आपका वहाँ पे 200 ओके के साथ अपलोड हो जाएगा। कोई भी छोटा सा एक टेक्स्ट फाइल हो गई, या एक टेक्स्ट हो गया, रिटन टेक्स्ट हो गया, कुछ भी मान लो उस पर्टिकुलर जगह पे अपलोड हुआ, लेट सपोज अपलोड फंक्शनैलिटी के साथ ही मैं बोल रहा हूँ, अपलोड हो जाएगा। और अगर अपलोड हो जाता है बाई चांस, तो अब क्या हो सकता है, इफ दिस पुट मेथड इज इनेबल्ड ऑन अ सर्वर, द अटैकर कैन use it to attack the web application. The attacker can use it to attack the web application, such as कैसे, such as by uploading a malicious script and executing on the server. By uploading a malicious script by uploading a malicious script by uploading the malicious script on the server. ठीक है, on the server. ठीक है, ये सिंपल सा एक फंडा था ये सारे HTTP मेथड्स के, जिसमें कि मैंने जनरली आपको 6 मेथड्स ऑलमोस्ट बता दिए हैं। एक तो गेट है, एक पोस्ट हो गया जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो जनरली वाइडली यूज्ड होता है। उसका मैंने हेड, पुट, ऑप्शंस एंड ट्रेस के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, ये इतना आपके लिए अभी फिलहाल के लिए काफ़ी है। आई विल से इट इज़ इनफ फॉर नाउ। अब गाइज यहाँ पे इन सब के बाद आपको यूआरएल के बारे में तो पता ही होगा, उसके बारे में बताने की कोई ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यूआरएल जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसके नाम में ही आपका डेफिनेशन है, यानी कि यूआरएल का यूज़ ही हम करते हैं। यूआरएल जो होता है इसका हम यूज़ ही करते हैं कि जो रिसोर्स है उसको लोकेट करने के लिए सर्वर पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको हम यूआरएल के थ्रू फेच करते हैं। वो यूआरएल उसका एड्रेस है कि हाँ उस जगह पे, उस पाथ पे वो फाइल अवेलेबल है। तो वो सर्वर पे एक पाथ को डिनोट करता है यूआरएल। यूआरएल क्या करता है, ये डिनोट्स अ पाथ ऑफ अ फाइल ऑन सर्वर। सर्वर पे एक फाइल का पाथ बताता है यूआरएल, दैट्स इट। अब यूआरएल के भी अलग अलग तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से वो उसका वेब पेज यूआरएल्स होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट किए जा सकते हैं। दैट इज द डिफरेंट थिंग, सिंपल सा चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट अब गाइज, जब मैंने कल आपसे HTTP हेडर्स आपको बताया था, जब मैंने आपको HTTP हेडर्स बताया था, सब रिक्वेस्ट हेडर, रिस्पॉन्स हेडर, ठीक है, ये सारी, इन सब में एक और हेडर होता है जिसको हम बोलते हैं जनरल हेडर्स। मतलब नॉलेज के लिए जान लो,
हालांकि मेनली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हेडर ही हैं जो आपके काम आएंगे हमेशा, जो बग बाउंटीज वगैरह में आपको काम आएंगे, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, दैट्स इट। बट देयर इज ऑल्सो अ जनरल हेडर ऑल्सो, जनरल हेडर। तो हम डिटेल में तो अभी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को भी जानेंगे। एक जनरल हेडर भी होता है। इसके अंदर क्या होता है गाइज, इसके अंदर होते हैं कनेक्शंस के बारे में जानकारी, ठीक है, कनेक्शंस के बारे में। अब इसको थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा। सो लेट मी ओपन अरे हो जाए यार, बहुत ज़्यादा जीपीयू का यूज़ करते हैं ये, ओबीएस, बबशूट ब्राउजर्स भी करते हैं कई बार तो। ओके, तो बबशूट हमारा ओपन हो गया, फाइन। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे इसमें इसको ऐड टू स्कोप कर देता हूँ, एंड यहाँ पे इन स्कोप, ताकि बाकी सब फिल्टर आउट हो जाए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, रिजल्ट्स आ गए। तो यहाँ जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं गाइज, ये आपका रिक्वेस्ट हेडर है, जैसा कि मैंने बोला आपको, एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट हेडर एज यू नो। इसी में जो ये एक ये जो एक हेडर है कनेक्शन, ठीक है, दिस टाइप ऑफ हेडर आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके बाद एक आपको नीचे यहाँ पे मिलेगा, लेंथ का भी मिलेगा, लेंथ इज वेरी लेंथ। चलो कोई और एक यूआरएल देख लेते हैं, उसमें सारा कुछ मिल सकता है आपको। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ओके वैसे हाँ, ये तो कंटेंट लेंथ तो आपको इसमें मिलेगी ना। कंटेंट लेंथ हो गया, इस टाइप की जो हेडर्स हो गए ये हो गए। कनेक्शन जो हो गया, इस टाइप के हेडर जो हो गए ये हो गए। देन कनेक्शन टाइप आपको मिल जाता है, लाइक दिस टाइप कनेक्शन टाइप, ये जो हो गए कनेक्शन टाइप हो गया। उसके बाद आपको इनकोडिंग का भी मिलेगा, इसमें कई बार मिलेगा इनकोडिंग का भी, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे अवेलेबल होगा, है क्या इनकोडिंग कहीं पे? और देखो 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 देखो, आई डोंट थिंक सो है, बट इनकोडिंग भी आपको मिलेगी कई बार, कंटेंट इनकोडिंग करके होता है, या ट्रांसफर इनकोडिंग करके होता है, वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है। दूसरे अलग अलग यूआरएल्स पे आप ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, वहाँ पे आपको कई बार मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हेडर्स होते हैं जनरली, ये जो आपको कुछ चुनिंदा हेडर्स हैं, इनको हम जनरल हेडर्स की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो जनरल हेडर्स की कैटेगरी में बेसिकली हम किस किस को डाल सकते हैं, जो आपको कई बार कई मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज रहेगा तो आपको पता रहेगा कि एक्चुअली जब मिलेगा तो हाँ, अरे हाँ यही था। तो एक तो हो जाता है हमारा कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन के अलावा आप कंटेंट इनकोडिंग को भी डालो, कंटेंट इनकोडिंग भी रहेगा। एक और होता है कंटेंट लेंथ, हाँ कंटेंट लेंथ हो गया। एंड एक और जो हो गया उसको डालो, कंटेंट टाइप को डालो, कंटेंट टाइप को भी डालो। एंड एक और डालो, वो ट्रांसफर इनकोडिंग को, ट्रांसफर
इनकोडिंग को भी डालो, ठीक है। तो टोटल 5 जनरल हेडर्स हो गई है, ठीक है। दीज आर जनरल हेडर्स। अब ये क्या क्या करते हैं फटाफट, थोड़ा जल्द, एकदम सुपर फास्ट, सुपर डुपर फास्ट एकदम, मैं लिखना जल्दी फटाफट। कनेक्शन में क्या होता है, कनेक्शन का मतलब क्या होता है, कनेक्शन टेल्स द अदर एंड of the communication whether it should close the TCP connection, after the HTTP transmission has completed. कनेक्शन का मतलब ये होता है, कनेक्शन हेडर क्या बतलाता है, कनेक्शन हेडर, कनेक्शन टेल्स द अदर एंड ऑफ द कम्युनिकेशन, मतलब दूसरे वाले एंड, कम्युनिकेशन के दूसरे वाले एंड को, अगर सर्वर है तो क्लाइंट को, क्लाइंट है तो सर्वर को, whether it should close the TCP connection after the HTTP transmission, has completed or keep it open for the further messages. ये बताता है, ये मतलब ये बोलता है बेसिकली सामने वाले दूसरे साइड को बताता है, जो जिससे कम्युनिकेशन हो रही होती है, कि ये कनेक्शन को टीसीपी के क्लोज कर दे, जो एचटीटीपी ट्रांसमिशन हो रही थी अभी तक, अगर कंप्लीट हो चुकी है, मतलब हमारा अगर बातचीत कंप्लीट हो चुका है, तो क्या हम इस कनेक्शन को क्लोज कर दे, या फिर हम इसको ऐसे ही ओपन रखें दूसरे फर्दर मैसेजेस के लिए, और भी आपको मैसेजिंग वगैरह करनी है, और भी आपको कुछ रिक्वेस्ट वगैरह करना है, या जो भी है उसके लिए हम इसको ओपन रखें। इसका काम यही है, कनेक्शन का काम, ठीक है। कनेक्शन यही काम करता है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। किसने कुछ मैसेज किया क्या? अच्छा, इसने टाइप करने वाला, चलो ठीक है, अच्छी बात है। प्लीज़ जो टाइप कर रहे हैं वो भेज देना जल्दी, एकदम से, बिल्कुल से। उसके बाद होता है गाइस दूसरा जो होता है कंटेंट एनकोडिंग। कंटेंट एनकोडिंग क्या होता है, लिखो जल्दी। कंटेंट एनकोडिंग tells us which type of encoding is being used for the content in the message body. इसमें क्या होता है, whether TCP कनेक्शन क्लोज्ड और ओपन, मतलब ओपन रखना है या क्लोज्ड। सेकंड में कंटेंट इनकोडिंग में क्या होता है, कंटेंट इनकोडिंग tells us what kind of encoding is being used for the content in the message body, ठीक है। अब गाइज आप सब ने एक चीज नोटिस किया होगा, देखा होगा कि कंटेंट इनकोडिंग में कई बार आपको एक लिखा हुआ रहेगा GZIP, ZIP। आप जब हेडर्स देखोगे तो वहां पे आपको GZIP दिखा रहेगा, ठीक है, कंटेंट इनकोडिंग में। तो GZIP क्या है, एक तरह का ये मान लो एक तरह का एक फंक्शनैलिटी है जो आपको बेसिकली प्रोवाइड क्या करता है, कंप्रेशन प्रोवाइड करता है। एक तरह से मान लो ये एक यूटिलिटी है जो कंप्रेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि जो यूजर, सर्वर और क्लाइंट के बीच बातें हो रही होती हैं, तो जो मैसेज बॉडी में आता है ना, मैसेज बॉडी जो होता है बेसिकली, जिसमें कि रिस्पॉन्स आता है सर्वर का, तो उस रिस्पॉन्स को भी कंप्रेस करके भेजता है सर्वर कई बार, ठीक है। कंप्रेस करने की कोशिश करता है, कंप्रेस करके ट्राई करता है भेजने का, ताकि ट्रांसमिशन जो हो रहा है, बातचीत, वो बहुत फास्टर हो पाए। मान लो कोई मैसेज बॉडी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ह्यूज मैसेज बॉडी है, सर्वर अगर उतना बड़ा मैसेज बॉडी भेजेगा तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा पहुंचने में, भेजने में, यहाँ पहुंचने में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कंटेंट इनकोडिंग जो है वो आपको वही बताता है कि ये कंप्रेस्ड मैसेज है या नहीं है। तो जनरली GZIP का यूज होता है कंप्रेस करने में, मैसेज लॉन्ग मैसेजेस को सर्वर कंप्रेस करके मैसेज बॉडी में भेज देता है, जो भी डिटेल्स होते हैं वो भेजता है, ठीक है। तो ये आपको कंप्रेशन के बारे में बताता है बेसिकली। और कौन सी इनकोडिंग, मतलब ये GZIP इनकोडिंग हो गई, इसको इनकोडिंग बोलो, ये इनकोडिंग हो गई GZIP, जिसका यूज करके कंप्रेस किया जाता है मैसेज बॉडी को, ताकि ट्रांसमिशन जो हो फास्ट हो पाए। गॉट इट, सिंपल सा चीज है।
कंटेंट लेंथ के बारे में मैंने कल बताया तो था, बट ठीक है लिख लो। कंटेंट लेंथ टेल्स अस द लेंथ ऑफ मैसेज बॉडी, लेंथ ऑफ मैसेज बॉडी। मैसेज बॉडी का मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, जो सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है ना, सर्वर जो भी रिस्पॉन्स में भेजता है तो एक मैसेज भेजता है, एक जो जिसको मैसेज बॉडी बोलते हैं, जो भी रिसोर्स आप रिक्वेस्ट करते हो, तो उस मैसेज बॉडी का लेंथ कितना होगा ये आपको बताता है कंटेंट लेंथ। तो कंटेंट लेंथ टेल्स द लेंथ ऑफ द मैसेज बॉडी इन बाइट्स, जो मैंने कल आपको दिखाया भी था बाइट्स में, इन बाइट्स। ओके, ये आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा, जनरली रेस्पॉन्स में ही आपको कंटेंट लेंथ जनरली दिख जाता है। ये कंटेंट लेंथ 0 है बिकॉज देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या हुआ, समथिंग हैपेंड, नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंटेंट लेंथ 0 आ रहा है बिकॉज यहाँ पे कोई मैसेज बॉडी है ही नहीं। और वहीं जहाँ पे मैसेज बॉडी होगी, यहाँ पे मैसेज बॉडी नहीं है तो 0 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटेंट लेंथ, आर यू सीइंग कंटेंट लेंथ, यहाँ पे कंटेंट लेंथ 0, नथिंग इज देयर। बट यहाँ पे आओगे नीचे तो यहाँ पे एक बॉडी है, ये देखो यहाँ पे कुछ बॉडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंटेंट लेंथ कुछ होना चाहिए, ये रहा कंटेंट लेंथ, देखा 1988 बाइट्स करके, ये कंटेंट लेंथ यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे बॉडी में कुछ है, यहाँ पे कुछ, तो उसका यहाँ पे इन्होंने कंटेंट लेंथ दे दिया है। सिंपल यही कंटेंट लेंथ होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ के बाद देखो कंटेंट टाइप एक होता है, कंटेंट टाइप। अब ये कंटेंट टाइप भी मैंने कल बताया था। कंटेंट टाइप टेल्स द टाइप ऑफ कंटेंट इन मैसेज बॉडी। मैं मैसेज बॉडी को MB लिख देता हूँ, मैसेज बॉडी MB, इन मैसेज बॉडी, जैसे कि टेक्स्ट है या HTML है, ठीक है, इस तरह, या JSP है, मतलब जो भी है, JSP में बोल रहा हूँ, या जावा है, ये कुछ भी एनीथिंग, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो ये बताता है क्या, कंटेंट का टाइप क्या है। तो कंटेंट का टाइप बताने के लिए ये वाला हेडर यूज होता है, और एट द एंड होता है ट्रांसफर इनकोडिंग। इसके बारे में लिखो। it tells any encoding that was performed on the message body. It tells any encoding that was performed on the message body to transfer it over HTTP. तो बेसिकली ट्रांसफर इनकोडिंग का मतलब सिंपली है कि जो भी मैसेज बॉडी ट्रांसफर, यानी मैसेज जो ट्रांसफर हो रहा है HTTP के थ्रू, जो भी मैसेज, हालांकि सब चीज़ें तो HTTP के थ्रू ही है, HTTP प्रोटोकॉल ही यूज़ होता है हर जगह, जितना वर्ल्ड वाइड वेब में HTTP यूज़ हो रहा है, HTTP या HTTPS यूज़ होता है। तो उस केस में क्या होता है, ये ट्रांसफर इनकोडिंग का काम ये कि इनकोडिंग के बारे में, लाइक जो भी इनकोडिंग है वो उसके बारे में बताता है, जो ठीक है, जो इनकोडिंग है वो बताता है, दैट्स इट, सिंपल सी चीज़ है, कहानी खत्म। यहाँ पे जैसे अब gzip भी है तो ये बता देगा। नाउ यहाँ पे ये तो था हमारा जनरल हेडर, जो जनरल हेडर्स होते हैं वो। नाउ यहाँ पे जनरल हेडर के अलावा जो बाकी 2 हेडर्स जो हमारे थे, जो हमने, जिनके बारे में कल हमने देखा था, वो थे रिक्वेस्ट हेडर्स।
तो रिक्वेस्ट हेडर्स में कुछ पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। रिक्वेस्ट हेडर्स, तो रिक्वेस्ट हेडर में कौन कौन से हम यहाँ पे लाएंगे। इसमें एक होता है हमारा एक्सेप्ट, ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट हेडर हो गया जिसमें कि हमारा एक एक्सेप्ट होता है। दूसरा जो हो जाएगा वो एक्सेप्ट इनकोडिंग होता है, एक्सेप्ट इनकोडिंग होता है, ठीक है। एक और होता है गाइज ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन, ठीक है, ये भी एक रिक्वेस्ट हेडर है। उसके बाद आपने देखा ही होगा कुकीज़ एक होता है जो रिक्वेस्ट में आपका बेसिकली वहाँ पे आएगा, कुकीज़ वो भी होता है, रिक्वेस्ट हेडर में भी आएगा आपको। उसके बाद एक होस्ट होता है, वो आपने कल देखा ही था, होस्ट भी आता है रिक्वेस्ट हेडर में। एंड एक और क्या आता है, रेफरर, रेफरर भी होता है जो हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। हाँ, यूज़र एजेंट के बारे में हमने बात किया था, ये भी रिक्वेस्ट हेडर में आता है, ठीक है। हाँ, ओरिजिन में भी हमने देखा था, ओरिजिन भी जो होता है वो भी रिक्वेस्ट हेडर में आता है, ठीक है। एंड एक दो और हैं, लाइक नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट ठीक है। एक होता है इफ मॉडिफाइड सिंस, इफ मॉडिफाइड सिंस मतलब सिक्योरिटी हेडर्स टाइप से आप बोल सकते हो इनको, थोड़ा इंपॉर्टेंस इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। एंड एक होता है इफ नॉन मैच, इफ नॉन मैच, ये जो हेडर्स हैं ये रिक्वेस्ट हेडर्स है बेसिकली, ठीक है, ये रिक्वेस्ट हेडर्स में पाए जाते हैं ये सारे जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब सारे ये जो सारे जो ये एंटिटीज़ हैं, जो भी ये एंटिटीज़ है, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर रिक्वेस्ट हेडर में मिलेंगे। हर रिक्वेस्ट हेडर में सारे जो रिक्वेस्ट हेडर्स मेंशन किए मैंने जरूरी नहीं आपको मिलेंगे, आपको कोई मिल भी सकता है, कोई नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्ट की। मैं एकदम सिंपल सा, आप प्लीज़ इसको एज अ नोट लिखिएगा प्लीज़, मैं इतना हर चीज़ में एकदम लिखना नहीं चाहता, बिल्कुल एकदम 1 to 1 लाइन बाई लाइन, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा समझिएगा इसको और लिखिएगा भी, ठीक है। तो एक्सेप्ट जो होता है, एक्सेप्ट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट जो है ये सर्वर को बोलता है, बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट जो है जो क्लाइंट चाहता है एक्सेप्ट करना, ठीक है, किस टाइप का कंटेंट चाहता है क्लाइंट, ये एक्सेप्ट में पता चलता है, एक्सेप्ट वाले हेडर में। इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्सेप्ट हेडर टेल्स द सर्वर व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट द क्लाइंट इज विलिंग टू एक्सेप्ट और द क्लाइंट वांट्स टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे कि इमेज टाइप, कौन सा इमेज टाइप चाहता है वो, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप इटीसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है एक्सेप्ट में। तो ये हमारा एक्सेप्ट वाला कहानी हो गया। नाउ इसमें इसके बाद एक एक्सेप्ट इनकोडिंग होता है। तो एक्सेप्ट इनकोडिंग में सिंपली इनकोडिंग जब आ गया तो कंटेंट इनकोडिंग कौन सा, मतलब व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इनकोडिंग क्लाइंट वांट्स टू एक्सेप्ट, इसमें यही होगा, मतलब कौन सा इनकोडिंग टाइप क्लाइंट चाहता है एक्सेप्ट करना। मतलब रिक्वेस्ट हेडर क्या होता है, रिक्वेस्ट हेडर क्लाइंट का होता है, ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट हेडर का मतलब क्लाइंट वाला हेडर जो क्लाइंट के बस में। तो क्लाइंट अपने रिक्वेस्ट हेडर में अपनी जो चीज़ें उसको जो चीज़ें चाहिए होती है, जो मर्जी उसका होता है, वो सारी चीज़ें भर देता है सर्वर के लिए कि भाई मुझे ऐसा चाहिए, भाई मुझे वैसा चाहिए, भाई मुझे इस तरीके से चाहिए। अब वो सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या देगा क्या नहीं देगा, वो सर्वर के ऊपर है, लेकिन क्लाइंट अपना बेचारा रिक्वेस्ट कर देता है। तो एक्सेप्ट इनकोडिंग में यही होता है कि कौन सा विच टाइप ऑफ इनकोडिंग, कंटेंट इनकोडिंग द क्लाइंट इज एक्चुअली रेडी टू एक्सेप्ट। ऑथोराइजेशन में होता है, ऑथोराइजेशन में क्या होता है, ऑथोराइजेशन ये बहुत वो है, सबमिट्स द क्रेडेंशियल्स टू द सर्वर, क्रेडेंशियल्स टू द सर्वर, ऑथोराइजेशन सबमिट क्रेडेंशियल्स टू सर्वर। सर्वर में जो सर्वर को क्रेडेंशियल सबमिट ऑथोराइजेशन वाला ही हेडर करता है, जो आपके ऑथोराइजेशन वाली हेडर होगी, ठीक है। उसी तरह एक कुकी हेडर होता है, तो ये सबमिट करता है कुकीज को, सबमिट करता है कुकीज को, ठीक है, जो बेसिकली सर्वर ही इशू किया होता है, सर्वर ने इशू किया होता है, उसी कुकी को ये सबमिट करता है सिंपली। होस्ट का आपको पता ही है, होस्ट नेम बताता है, होस्ट नेम बताता है, ठीक है।
होस्ट नेम का मतलब जो यूआरएल रिक्वेस्ट यूआरएल होता है उसमें जो मेन यूआरएल आपका होता है वही होस्ट नेम हो जाता है। तो ये होस्ट नेम को आपको डिफाइन करता है जो आपका होस्ट टैब है, ठीक है। उसके बाद गाइज एक रेफरर होता है, आपको रेफरर के बारे में भी मैंने कल बताया था कि ये यूआरएल को स्पेसिफाई करता है, जो जिस यूआरएल से जो रिक्वेस्ट ओरिजिनेट हुई है, रिक्वेस्ट जो ओरिजिनेट हुई है उस यूआरएल को यहाँ पे डिफाइन करता है, ठीक है। यूजर एजेंट के बारे में भी कल मैंने बताया था, इंफॉर्मेशन अबाउट ब्राउजर या रिक्वेस्टर, जिससे भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ब्राउजर से या कोई एप्लीकेशन से कुछ भी क्लाइंट साइड जो भी सॉफ्टवेयर यूज आप कर रहे हो रिक्वेस्ट करने के लिए सर्वर से, उसको ये उसके बारे में ये डिटेल्स देता है यूजर एजेंट। ओरिजिन के बारे में सिंपली आप इतना जान लो कि ओरिजिन जो है ये मतलब कि जो डोमेन नेम होता है ना, मतलब जो डोमेन आपका जो भी आपका डोमेन हो गया, तो वो मतलब किस रिक्वेस्टेड ओरिजिन से आई हुई है, बस इसके बारे में बताता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हम बाद में देख लेंगे, क्या इसको थोड़ा समझ लेंगे अगर ऐसे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो। मतलब इसको ऐसे लिख लो, ओरिजिन इज used in cross domain requests to indicate the origin is used in cross domain requests to indicate the domain from which the request originated। मतलब क्रॉस डोमेन मतलब एक से ज़्यादा डोमेन्स के उसमें यूज होता है ओरिजिन, जिसमें कि सिंपल सा देखो, सिंपल सा ऐसा है कि इसको ऐसे समझ लो कि एक से ज़्यादा डोमेन्स जब यूज हो रहे होते हैं, मल्टी डोमेन जब यूज हो रहे होते हैं, या मल्टी जो एक से ज़्यादा डोमेन्स जब किसी या एक से ज़्यादा सर्वर्स, एक सर्वर पे बहुत सारे एक से ज़्यादा मल्टीपल वेबसाइट जब होस्ट किए जा रहे हैं, उस केस में वहाँ पर ओरिजिन हेडर का यूज होता है। वो बताता है, ठीक है ना, बताता है टू इंडिकेट द डोमेन फ्रॉम विच द रिक्वेस्ट ओरिजिनेटेड, मतलब वो पर्टिकुलर डोमेन बताता है जहां से रिक्वेस्ट आई है, डोमेन फ्रॉम विच रिक्वेस्ट इज जनरेटेड, बस यही जान लो फिलहाल के लिए, ठीक है। उसके बाद ये दो और टर्म्स होते हैं, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट जान जाओ। इफ मॉडिफाइड सिंस का मतलब होता है, इफ मॉडिफाइड सिंस, ठीक है। व्हेन द ब्राउजर, इसको लिखो, it tells when the browser last received the requested resource। it tells, ये भी थोड़ा सा आप इसको समझना तो समझ में आ जाएगा। it tells when the browser last received the requested resource, when browser last received the requested resource। इसका मतलब सिंपल सा मतलब आपको है, इससे आपको कैश का याद आएगा। इससे ये पता चलता है इफ मॉडिफाइड सेंस से कि लास्ट टाइम ब्राउजर जो था उसको कब रिक्वेस्ट रिसीव, जो रिक्वेस्ट उसने किया था तो उसने रिसीव किया था सर्वर से लास्ट टाइम, ठीक है। एंड अगर ये टाइम चेंज, अगर ये टाइम एक ही टाइम है बहुत टाइम से, लाइक चेंज नहीं हुआ है, रिसोर्स भी चेंज नहीं हुआ है, मान लो जो रिक्वेस्ट, जो इसने रिसोर्स रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, उसको जो मिला था उस टाइम, कितने टाइम पहले जो भी रिक्वेस्ट उसको रिसोर्स मिला था उस टाइम पे, अगर वही रिसोर्स अभी भी है, कोई दूसरी रिसोर्स इसको नहीं मिली है, इसका मतलब ये है कि सर्वर ने क्लाइंट को अलाउ किया है कि वो कैश्ड कॉपी यूज कर सकता है, अलाउड टू यूज कैश्ड कॉपी ऑफ रिसोर्स। मतलब हर रिसोर्स का एक कैश्ड कॉपी बनता है, ब्राउजर बनाता है, उसको क्रिएट करता है, आप सबको पता होना चाहिए। और वो कैश्ड कॉपी तभी बना पाता है जब सर्वर अलाउ करता है, जो आपने देखा था कैश वाले में कि कैश अलाउड है या नहीं है। तो अगर कैश अलाउड है हेडर में, तो उस केस में ब्राउजर जो है सारी रिसोर्सेज का, जो भी रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज, जो भी सर्वर से एक बार रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स किया और उसका कैश बना देगा।
कैश कॉपी बना के तैयार करके रख देगा। ठीक है, अब बना के तैयार करके रख दिया, इसका मतलब है वो कैश मेमोरी में सेव हो गई जब तक उसको आप डिलीट नहीं करते हो। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस पेज को एक्सेस करते हो बाई चांस, तो आपको कैश मेमोरी से उठा उठा के देगा, सर्वर से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। तो सर्वर से कॉन्टैक्ट जो नहीं करेगा ना, तो लास्ट टाइम जो सही में किया था कॉन्टैक्ट एक्चुअल रिसोर्स के लिए, वही टाइम ये बताता है इफ मॉडिफाइड सिंस, कि तब से अब तक का टाइम। सिंपल सा चीज है, फंडा यही था। ठीक है, नाउ एक और है लास्ट में, इफ नन मैच। इफ नन मैच, इफ नन मैच लिखो, इट इट स्पेसिफाइज एन एंटिटी टैग। अब क्या है ये एंटिटी टैग? इट स्पेसिफाइज एन एंटिटी टैग। एंटिटी टैग क्या है ये? विच इज एन आइडेंटिफायर, विच इज एन आइडेंटिफायर, which is an identifier denoting the contents of the message body, denoting the contents of the message body। ठीक है, इसको लिखो और थोड़ा थोड़ा और क्लियर होगा। द ब्राउजर सबमिट्स द एंटिटी टैग, द ब्राउजर्स या द ब्राउजर सबमिट द एंटिटी टैग। The browser submits the entity tag that the server issued, that the server issued with the requested resource, with the requested resource when it was last received, when it was last received, when it was last received। The server can use the entity tag, लिखो कैसे यूज करता है, entity tag का यूज कैसे करता है सर्वर। जब रिक्वेस्ट हेडर में ये जाता है, क्योंकि हम रिक्वेस्ट हेडर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो एंटिटी टैग है वो रिक्वेस्ट हेडर में ही जाएगी। ठीक है, सर्वर के पास। नाउ द सर्वर यूज द एंटिटी टैग टू डिटरमाइन, द सर्वर यूज द एंटिटी टैग the server use the entity tag to determine whether the browser may use its cached copy of the resource, whether the browser, whether the browser, whether the browser, sorry, browser may use the cached copy of resource। मतलब वो पिछले बार जो कैश कॉपी इफ मॉडिफाइड सिंस में हमने कंसेप्ट पढ़ा, उसी का ये आगे का है कि ये अब ये सर्वर को कंफर्म करने के लिए कि सर्वर मतलब इससे पता कर सकता है कि हाँ कैश कॉपी यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब कैश कॉपी यूज किया जा रहा है ब्राउजर की तरफ से, यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये इससे पता चल जाता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा रिक्वेस्ट हेडर हो गया, ये रिक्वेस्ट हेडर थी। ठीक है, बहुत सिंपल सा, एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगा। एक एक लाइन मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि इजीली आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इजीली थोड़ा आपको समझ में भी आए, ज़्यादा तकलीफ भी ना हो, टेंशन भी ना हो, थोड़ा तरीके से समझ में आए। ठीक है, नाउ एक चीज़ और है, एंड दैट इज रेस्पॉन्स हेडर्स।
that is response headers. Now what these are response headers are? तो response headers में भी कुछ जो headers आते हैं आपके उसमें एक header आपका आता है access control. आपने देखा होगा access control allow origin, ठीक है, ये आपका एक header आता है. उसके बाद यहाँ पे एक और header आता है कैश कंट्रोल का. कैश कंट्रोल का एक हेडर आता है, ठीक है. उसके बाद एक आता है ई टैग करके आता है, ई टैग, ठीक है, ये भी एक हेडर ही है. एक्सपायर का आता है, ये तो मैंने बताया ही था, एक्सपायर कल शायद बताया था आपको. लोकेशन के बारे में भी आपको कल बताया था, लोकेशन एक हेडर आता है. एक प्रैग्मा बोला था मैंने आपको, तो एक प्रैग्मा भी हेडर इसी में आता है रिस्पॉन्स हेडर में. सर्वर हेडर इसी में आता है हमारा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो मैंने कल बताया था वो है. सेट कुकी, जो सर्वर कुकी सेट करके भेजता है क्लाइंट को और फिर क्लाइंट उसको रिस्पॉन्ड भी करता है कुकी वाले हेड रिक्वेस्ट हेडर से, तो वो सेट कुकी भी इसी में होता है. एक और होती है www ऑथेंटिकेट, ये भी एक हेडर होता है www ऑथेंटिकेट, ये भी आपने देखा होगा कई बार. उसके बाद एक होता है एक्स फ्रेम ऑप्शन भी होता है, ये आपने देखा होगा शायद, एक्स फ्रेम ऑप्शंस, ये भी एक हेडर होता है. इस तरह के हेडर्स होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स हेडर में. अब जरूरी नहीं है कि सारे हेडर आपको मिल जाएंगे, कुछ हेडर्स नहीं भी मिल सकते कई सारे रिस्पॉन्स हेडर्स में, ठीक है. तो अब इनके बारे में डिटेल में थोड़ा आपको हम डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा फटाफट. जो ये एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन होते हैं, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ठीक है, ये क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन क्या होते हैं, व्हाट दीज आर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन. तो इसको लिखो आपको फटाफट. कुछ मैसेज कर पाएगा कोई? वाह क्या बात है, प्रत्युष सोनी ने तो तहलका मचाया हुआ है पूरा एकदम लिख के, और चीज़ें लिख के, और वो बता. रेफरर और ओरिजिन में डिफरेंस आपको खुद पता चल जाना चाहिए. खुद बताओ मुझे आंसर शशांक. जैसा कि मैंने आपको बताया उसको आप पढ़ो, जो मैंने आपको बताया उसको पढ़ो, मैं आपको बता देता हूँ. शशांक बोलो, जो मैंने बताया रेफरर के बारे में और ओरिजिन के बारे में, वो दोनों पढ़ो पहले. ठीक है, समझ इतना हो गया. अब रेफरर पढ़ो, रेफरर के बारे में पढ़ो. अब देखो, जब इनकम्प्लीट होगा फिर भी तब लिखो, पहले रेफरर का लिखो फटाफट. रेफरर स्पेसिफाइज द यूआरएल फ्रॉम विच द करंट रिक्वेस्ट ओरिजिनेटेड. रेफरर स्पेसिफाइज द यूआरएल फ्रॉम विच करंट रिक्वेस्ट ओरिजिनेटेड. इसका अब दोनों में डिफरेंस तुमको खुद समझ में आना चाहिए, इतना कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो डेवलप किया करो. डेवलप क्या किया करो, आपने पूछा ओरिजिन और रेफरर के बीच का डिफरेंस, क्लियर डिफरेंस है. रेफरर जो होता है वो एक सिंगल डोमेन के बारे में आपको बताता है, यूआरएल के बारे में. एक सिंगल, जब कनेक्शन आप सिंगल डोमेन से क्रिएट कर रहे हो, सिंगल डोमेन से कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो एक टाइम पे, तो वो आपको उसका यूआरएल बता देता है, ठीक है, उसका यूआरएल पास करता है. बट जब ओरिजिन की हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द ओरिजिन, तो ये मल्टी डोमेन में यूज होता है, लाइक क्रॉस डोमेन. मतलब आप एक से ज्यादा डोमेन, अगर एक सर्वर पे बहुत सारे डोमेन है, आप एक से ज्यादा डोमेन से इंटरेक्ट कर रहे हो एक साथ में एक पॉइंट पे, क्योंकि आप एक पॉइंट पे एक से ज्यादा डोमेन से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और इंटरेक्ट कर सकते हो. उस केस में जो ओरिजिन है वो आपको बताता है कि एक्चुअली जो अभी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो रिसोर्स, राइट नाउ जो रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो कौन से डोमेन से रिक्वेस्ट रिसोर्स हो रही है, किस डोमेन से आ रही है. ये होता है हमारा ओरिजिन भैया. जब दो मल्टी डोमेन में यूज होता है तो ओरिजिन हो जाता है, क्योंकि ओरिजिन उस डोमेन के बारे में बताता है जिससे अभी करेंटली आप रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हो. और हमारा रेफरर तो भाई एक सिंगल जब डोमेन से हम करते हैं तो उसमें रेफरर हो गया, बस यही डिफरेंस है, ठीक है. अब रिस्पॉन्स हेडर्स में देखो एक बार, थोड़ा फास्ट लिखना प्लीज. रिस्पॉन्स हेडर्स में response headers में access control allow origin, it indicates
It indicates whether the resource can be retrieved via cross-domain requests. Whether the resource can be retrieved via क्रॉस डोमेन रिक्वेस्ट। मतलब अगर कोई क्रॉस डोमेन रिक्वेस्ट हो रही है तो उससे कंटेंट रिट्राइव हो सकता है कि नहीं, यही काम यही जो चीज़ है वो बताता है हमारा एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि इसमें आप सिंपली आप इसको दो पार्ट्स में कर सकते हो, एक्सेस कंट्रोल एंड अलाउ ओरिजिन। जब जैसे ही आपने ओरिजिन देखा आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि मल्टी डोमेन या क्रॉस डोमेन, एक से ज़्यादा डोमेन। और एक्सेस कंट्रोल यानी एक्सेस करने का कंट्रोल, जो भी एक्सेस हम कर रहे हैं रिसोर्स को उसका कंट्रोल। अलाउ है या डिसअलाउ है, मतलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा चीज़ है। इसी के पूरे उसमें आपका इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज कैश कंट्रोल। देखो कैश कंट्रोल पहले मैंने लिखवाया एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में। इट इंडिकेट्स वेदर द रिसोर्स कैन बी रिट्राइव्ड वाया क्रॉस डोमेन रिक्वेस्ट, whether the resource can be retrieved via cross domain requests. Now cache control की बात करते हैं। कैश कंट्रोल, ठीक है, तो कैश कंट्रोल में लिखो it passes the caching directives. It passes the caching directives to the browser. It passes the caching directive to the browser। जैसे कि नो कैश, नो कैश आपने देखा हो, नो कैश का मतलब वही, मतलब कोई कैशिंग नहीं करनी है आपको, तो नो कैश वो एक डायरेक्टिव हो गया, उसको पास करता है ये कैश कंट्रोल। कैश कंट्रोल के अंदर ये होता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे ई टैग। ठीक है, ई टैग उसी से पहले वाला जो करा था उसी से रिलेटेड है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिख लो ई टैग फिर से वही है, स्पेसिफाइज द एंटिटी टैग जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इफ नॉन मैच में। It specifies the entity tag. Clients can submit this identifier in future requests. Clients can submit this identifier in future requests. For the same resource in the if non match, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, if non match, same resource in the if non match header, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने हेडर पढ़ा if non match के बारे में। ई टैग आया तो if non match ही है। Clients are, फिर से मैं बोल रहा हूँ, clients can submit this identifier in future requests for the same resource in the if non match header to notify the server which version of the resource the browser currently holds in its cache. मतलब कि which version of the resource the browser currently holds in its cache। मतलब सिंपल सा क्लियर मतलब है इसका कि ये जो ई टैग है हमारा भैया, तो क्लाइंट जो है इसको फ्यूचर रिक्वेस्ट में सबमिट कर देता है, जो आगे रिक्वेस्ट बना रहा है वो उसमें सबमिट करता गया अपना। ठीक है, जब सबमिट कर देता है जो भी रिसोर्स वो फेच करना चाहता है या फेच करता है, ठीक है, तो इफ नॉन मैच जो हेडर है बेसिकली उसी का काम आता है फिर से यहाँ पे, एंड उसी का यूज करके ये नोटिफाई करता है, सर्वर को बताता है, ठीक है, कि कौन सा वर्जन उस रिसोर्स का जो है वो कैश में क्लाइंट के पास है, ब्राउज़र के पास। मतलब बहुत पहले का अगर कोई रिसोर्स कैश्ड है
तो पहले का वर्जन का होगा। अगर कोई नया अपडेशन हुआ है, मान लो सर्वर से कोई इंफॉर्मेशन ब्राउजर ने लिया, कैश कर लिया, अब सर्वर पे वो इंफॉर्मेशन का डिटेल कुछ चेंज हो गया है, मान लो लेट सपोज, और अगर ब्राउजर सिर्फ कैश्ड वर्जन ही हमें दिखाता रह रहा है बार बार हमें अगर कैश वर्जन दिखा रहा है, तो हमें वही ओल्ड वाली जो है हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो बेसिकली ई टैग के थ्रू क्लाइंट बताता रहता है कि मेरे पास कौन सा वर्जन वाला कैश्ड फाइल या कैश्ड रिसोर्सेज पड़ा हुआ है मेरे पास। तो अगर वो बहुत पुराना है तो सर्वर उसको फिर से एक फ्रेश रिसोर्स प्रोवाइड कर देता है कि नहीं भैया आपका तो बहुत पुराना है, ये आप नया रिसोर्स जो है हमारे पास अपडेटेड जो हुई है वो आप रखो, अब इसको फिर से कैश कर सकते हो, अगर हमने परमिशन दिया आप कैश करो, अब फिर आप इसको रखो। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाती है ई टैग। ठीक है। एक्सपायर्स के बारे में कल बताया था मैंने आपको। एक्सपायर जो है वो अब बताता है आपके ब्राउजर को कि कंटेंट जो है मैसेज बॉडी का वो कितने देर तक वैलिड है, फॉर हाउ लॉन्ग कंटेंट इज वैलिड ऑफ मैसेज बॉडी ऑफ एमबी मैसेज बॉडी। मैं ये लिखता हूँ, समझ में नहीं आएगा मुझे पता है बहुत लोगों को, इसलिए मैं बोल देता हूँ, तो उसको समझ लेना भावनाओं को। सो एक्सपायर्स का मतलब ये होता है। लोकेशन का मतलब भी मैंने बताया था कि लोकेशन बेसिकली लिख लो, लोकेशन इज यूज्ड देखो लोकेशन जो है ना, इसका लिखो एक बार, लोकेशन इज यूज्ड इन रीडायरेक्शन रिस्पॉन्सेज। रीडायरेक्ट होने वाले रिस्पॉन्सेज में लोकेशन का यूज होता है जनरली। क्या यूज होता है लोकेशन का, कि वो बताता है कि कहां से कहां रीडायरेक्ट हुआ है कोई यूआरएल। ये लोकेशन स्पेसिफाई करने का काम इस लोकेशन हेडर का है। ठीक है। मतलब सर्वर पे हमने क्या किया, हमने एक्स से वाई सर्वर पे रिक्वेस्ट किया, बट यहां से ये रीडायरेक्टेड है जेड पे, तो ये लोकेशन का काम है बताना। एंड रीडायरेक्शन जो होती है, रीडायरेक्शन का जो स्टेटस कोड्स होते हैं एचटीटीपी स्टैटस, वो जनरली 3 से स्टार्ट होते हैं, 301 302 ऐसे होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे स्टेटस कोड्स के टाइम में। तो लोकेशन इज यूज इन रीडायरेक्शन रिस्पॉन्सेज टू प्रोवाइड द टारगेट ऑफ द रीडायरेक्ट। मतलब जहां से ये रीडायरेक्ट होकर और जहां तक पहुंचा है वो टारगेट प्रोवाइड करना है। यानी एक्स अगर क्लाइंट है, वाई को रिक्वेस्ट भेजा है, बट ये रीडायरेक्ट है जेड पे, तो ये लोकेशन बताता है कि भैया वाई जेड पे रीडायरेक्ट है और आपको जेड से इंटरेक्ट अप करना है, आप जेड से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो लोकेशन का काम ये, लोकेशन हेडर का काम ये है। ठीक है। प्रैग्मा फिर से वही काम करता है। प्रैग्मा का भी सेम वही काम है गाइज, कि ये कैचिंग, जो कैशिंग डायरेक्टिव है उसको ब्राउजर को बताता है, एंड जैसे नो कैश वगैरह हो गया, ये प्रैग्मा का भी वही काम है। ठीक है। तो इसको साइड करो, इसको कोई वो नहीं है। सर्वर के बारे में आप सबको पता ही है, ये सेम करेगा कैशिंग डायरेक्टिव, जस्ट लाइक हमारा कैश कंट्रोल। सर्वर आपको पता ही है, सर्वर का इंफॉर्मेशन देता है, सर्वर जो भी सर्वर पे सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होता है, जैसे GWS था, AWS हो गया, कोई भी, वो सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन देता है हमारा सर्वर। ठीक है। सेट कुकी के बारे में भी मैंने बताया था। सेट कुकी जो है वो कुकी इशू करने के लिए यूज होती है, जो सर्वर ब्राउजर को कुकी इशू करता है। ठीक है। तो सेट, यहां लिख लो, सेट कुकी इज यूज टू इशूज कुकी टू द ब्राउजर। ये सब लिखते रहना, एक एक पॉइंट लिखना है। मैं अगर अपने वर्ड्स में भी बोल रहा हूं तो आपको इंग्लिश में बना के लिख देना है, एक लाइन भी लिखना है तो लिखना है। कुकीज, सेट कुकी जो है इज यूज टू इशू कुकीज टू द ब्राउजर दैट इट विल सबमिट बैक टू द सर्वर इन फर्दर रिक्वेस्ट। वही सबमिट बैक करता है, कुकी वाले हेडर के थ्रू ये सबमिट बैक करता है। आपको पता है, आपको बताया था मैंने, कुकी वाले हेडर से, जो हेडर रिस्पॉन्स, जो रिक्वेस्ट हेडर में कुकी हेडर था उसके थ्रू ये सबमिट करता है वापस से। और कहां से मिलता है उसको, इसी सेट कुकी वाले हेडर से मिलता है, सर्वर से। ठीक है। अब एक है www ऑथेंटिकेट। भैया ये काम का क्या करते हैं, इट इज यूज्ड लिखो, इट इज यूज्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है ऑथेंटिकेशन डायग्नोस्टिक्स में, लाइक पता करने के लिए। इट इज यूज्ड इन रिस्पॉन्स that have a 401 status code, 401 status codes, ये उसमें यूज होता है। 401 स्टेटस कोड्स में
एंड जनरली 401 स्टेटस कोड का मतलब होता है अनऑथोराइज्ड, इसका मतलब होता है 401 का मतलब होता है अनऑथोराइज्ड। अनऑथोराइज्ड इसका मतलब है यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर पाथ ऑन द सर्वर। इसका मतलब ये भी होता है कि वो सर्वर का पाथ अवेलेबल है। कई बार 401 स्टेटस कोड जब आप बग बाउंटीज वगैरह करोगे, जब आप बेसिकली जब रिकॉन आप करते हो, जनरली सब डोमेन्स वगैरह फाइंड करते हो, तो कई बार सब डोमेन्स जब फाइंड करते हो तो वहाँ पे स्टेटस, बहुत सारे टूल्स जो आते हैं तो स्टेटस कोड्स भी दिखाते हैं, तो 401 वाले को लोग इग्नोर कर देते हैं। या कई बार जब डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करते हैं, ये सब हम करेंगे, हम सब सीखेंगे, तो उसमें भी जब 401 आता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग में किसी पर्टिकुलर पाथ पे, तो वो उसको छोड़ देते हैं कि अरे ये तो अनऑथराइज्ड आ गया। बट बेसिकली ये तो कुछ नहीं है। बट बेसिकली अनऑथराइज्ड आने का मतलब, 401 आने का मतलब वहां तो 110% कोई रिसोर्स अवेलेबल है, एंड वो भी बहुत सेंसिटिव रिसोर्स है जो सर्वर नहीं चाहता है कि आप एक्सेस करें, एंड इसलिए उसने एक ऑथेंटिकेशन लगा दिया है एंड आपको 401 का एरर दे रहा है। तो www authenticate is used in responses having 401 status codes to provide details on type of authentication server supports। मतलब ये डिटेल प्रोवाइड करता है कि किस टाइप का ऑथेंटिकेशन सर्वर सपोर्ट कर रहा है एंड आपको एक्सेस नहीं करने दे रहा है। तो यहाँ से थोड़ा ऑथेंटिकेशन का भी डिटेल आपको आइडिया मिल जाएगा, जिसको कि आप ट्राई कर सकते हो बाईपास। कई बार 401 जो है URLs जो होते हैं, वो कई बार URLs के स्ट्रिंग्स कुछ डिफरेंट तरह की चीज़ें यूज करके बाईपास करने का ट्राई किया जाता है, कुछ एंड पॉइंट्स ऐड करके भी ट्राई किया जा सकता है, तो वो सब बाद में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये www ऑथेंटिकेट का काम है। ठीक है, now last is X-frame options. It indicates how the current response may be loaded within a browser frame. ये इंडिकेट करता है कि कैसे करंट रिस्पॉन्स ब्राउजर में लोड किया जा सकता है या लोड हो जाएगा, ये इंडिकेट करता है जो हमारा एक्स फ्रेम ऑप्शन है। एक्स फ्रेम ऑप्शन ये हमारा भैया इसी को इंडिकेट करते हैं। सिंपल सा एक्स फ्रेम ऑप्शन का काम है कि ब्राउजर का जो रिस्पॉन्स है वो कैसे ब्राउजर में फिट करेगा, ब्राउजर में लोड हो जाएगा, किस टाइप के मतलब फ्रेम में लोड हो जाएगा ब्राउजर फ्रेम में। तो ये कुछ थे हमारे रिस्पॉन्स हेडर्स जिनके बारे में हमने जाना। हालांकि ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, इन सारों का यूज जो है आपको बिल्कुल भी ऑलवेज नहीं आने वाला है। ये बहुत ज़्यादा अंदर घुसोगे काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में, कुछ एडवांस लेवल्स पे जब पहुंच जाओगे तब जाके आपको ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ेगी। जनरली आपको फिर जनरली जो नॉर्मली है आपको ये कुकी वगैरह का यूज़ आ जाएगा, आपको यूज़ पड़ सकता है, लोकेशन और www ऑथेंटिकेट इन सब का थोड़ा बहुत यूज़ पड़ सकता है, सर्वर के बारे में डिटेल्स, ये सब चीज़ें। बाकी आपको ज़्यादा यूज़ खास कुछ आने वाला नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, बट बग बाउंटीज़ के टाइम हम और भी थोड़ा इस पर फोकस करेंगे, इस पर रोशनी डालेंगे एंड और भी ज़्यादा डिटेल हम इसके बारे में समझेंगे, थोड़ा हम जानेंगे। ठीक है, सो गाइज इस सेशन के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। बहुत ज़्यादा कचरा हौच-पौच नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया है ये आपको रिवाइज करने में ही आज का पूरा शाम का सेशन आपको लग जाएगा। क्योंकि आपको अगर आप सही से ईमानदारी से रिवाइज करोगे तो 110% आज का सेशन जो है शाम का वो आपका पूरा जाएगा इसी में, क्योंकि बहुत कुछ है जो आपको इसमें रिवाइज करना है।